सो हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एआई लर्निंग जर्नी को, जहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं पाइथन के साथ। ये पाइथन कोर्स जो है वो 3 से 4 मंथ 3 से 4 महीने चलेंगे और इस पाइथन कोर्स में आप सारे कंसेप्ट को एक एक करके फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सीखोगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पाइथन के फर्स्ट लेक्चर से, जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे कौन कौन से कंसेप्ट। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन को, और फिर हम देखेंगे एडवांटेजेस, फिर देखेंगे डिसएडवांटेजेस, और फिर देखेंगे हम लोग एट द एंड द इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर का कंसेप्ट, कि इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है। पहले हिस्ट्री, फिर एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेज, फिर इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री ऑफ। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन से। तो पाइथन जो है इसको डेवलप किया गया था, किसने? गाइडो वेन रोसम ने डेवलप किया था फरवरी 1991 में। बेसिकली इसका डेवलपमेंट जो है वो लेट 1980 से ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो 1991 में फरवरी में रिलीज़ हुआ था। देन पाइथन का सेकंड वर्जन जो था वो रिलीज़ हुआ था 2000, यानी कि इस टाइम से 9 इयर्स लेटर। और इसमें क्या था, इसमें दो खास कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे। जो फर्स्ट कंसेप्ट था वो था कंप्रीहेंशन, और दूसरा कंसेप्ट था गार्बेज कलेक्शन। इन दोनों कंसेप्ट्स को हम लोग अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। देन आया पाइथन का थर्ड वर्जन, जो कि आया था 2008, यानी कि यहाँ से 8 इयर्स लेटर, और ये था यहाँ से 9 इयर्स लेटर। ये हिस्ट्री और ये टाइमलाइन आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे पाइथन का थर्ड वर्जन था। तो ये हम लोग जो अपने इस कोर्स में देखेंगे वो पाइथन का थर्ड वर्जन ही देखेंगे, पाइथन का सेकंड वर्जन नहीं देखेंगे, बिकॉज पाइथन का सेकंड वर्जन आज के टाइम पर करीब आउटडेटेड हो चुका है और इसे बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ओके फाइन। तो एक और क्वेश्चन होता है जो बेसिकली स्कूल्स में काम आ जाता है, वन पॉइंटर्स क्वेश्चंस में, कि पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों रखा गया, मतलब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों रखा गया, कुछ और रख देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जब 1970s का टाइम चल रहा था तो वहाँ पर एक फेमस कॉमेडी शो चल रहा था उस टाइम, जो कि बहुत ही पॉपुलर था, जिसके गाइडो वेन रोसन भी इसके फ़ैन थे, और उस शो का नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। और वहीं से जो है, जस्ट लेट मी राइट द नेम, मुझे नाम लिखने दें आप, मॉन्टी पाइथन्स, दिस इज H पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ओके, सो ये था उस शो का नाम, और यहाँ से गाइडो वेन रोसम ने पाइथन को पाइथन नाम दिया, क्योंकि उन्हें एक यूनिक नाम देना था जो कि लोगों के द्वारा लॉन्ग टाइम तक याद रखा जाए। इसलिए उन्होंने कुछ यूनिक नाम देने के लिए यहाँ से आइडिया लिया कि मैं इस लैंग्वेज का नाम पाइथन ही रख देता हूँ। तो चलिए हम लोगों ने हिस्ट्री पे डिस्कशन कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ पाइथन? द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ पाइथन इज़ कि ये जो है ना, ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है यूज़ करना। ओके, बहुत ही ईजी लैंग्वेज होता है। आपने अगर बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस देखे होंगे, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, या जावा हो गया, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्लासेस या फिर फंक्शंस के अंदर कोड्स लिखने पड़ते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशंस, काफ़ी सारी चीज़ें। जिन्होंने नहीं देखा, जो पाइथन से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं नहीं कह रहा, उन्हें नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग मतलब जैसे अगर आपको सपोज कि आप C में काम कर रहे होते या C++ में काम कर रहे होते, तो आपको भी पता है कि आपको एक मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के अंदर आपको कुछ आप अपना यहाँ पर कोड लिखते हो मेन फंक्शन के अंदर, और जब आप मेन फंक्शन के अंदर लिखते हो और इसको जब आप कंपाइल करते हो बेसिकली, तो ही कुछ आपका आउटपुट प्रोड्यूस होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं करना, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। सपोज़ कि आपको 2+3 भी करना होता है, तो आपको यहाँ पर C++ लैंग्वेजेस में आपको इस तरह से मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर आप वॉइड कर लो, या जो भी है डेटा टाइप, ये जिसे नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बट जिसे समझ में आ रहा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि हमें इतना नहीं करना पड़ता, हमें ईजिली 2+3 अगर हम लिख देंगे तो पाइथन में 5 कैलकुलेट करके आंसर दे देगा। बट उसके अंदर हमें इस छोटी चीज़ को लिखने के लिए भी उसे मेन फंक्शन के अंदर लिखना पड़ता था, और फिर हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना पड़ता था। यहाँ पर ये चीज़ नहीं होता, और ये जो डायरेक्ट लिख रहे हैं ना हम 2+3 और हमें आउटपुट मिल जा रहा है, इसी चीज़ को कहीं ना कहीं स्क्रिप्टिंग आप समझ सकते हो फ़िलहाल के लिए।
इसी चीज़ को स्क्रिप्टिंग कहते हैं। तो पाइथन जो है वो स्क्रिप्टिंग अलाउ करता है। ओके, तो पाइथन जो है वो ईजी टू यूज़ है इतना। अभी जिसने पाइथन सपोज की जो पाइथन से स्टार्ट भी कर रहा है, उसे ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, उसको भी बताता हूँ। बट उसे ये तो समझ में आ रहा है कि 2+3=5 होता है। तो देखो आप लोग जो लोग पाइथन से स्टार्ट कर रहे हो कि हमें पाइथन में बस इतना ही लिख देने से ये आउटपुट मिल जाता है, बट बाकी लैंग्वेज में हमें ये सब भी लिखना पड़ता है। तो आप जो पाइथन से स्टार्ट कर रहे हो आपको भी ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि 2+3=5 होता है, कितना ईजी है पाइथन में ये चीज़ करना। बट दूसरे लैंग्वेज में आपको देखो वॉइड समझना होगा, मेन समझना होगा, ये कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। चलिए, तो पहला जो था बेसिक सा कंसेप्ट था कि पाइथन जो लैंग्वेज है, दिस इज ईजी टू यूज़ लैंग्वेज। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ पाइथन। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो कि MCQ में पूछ लिया जाता है कि पाइथन एक ऊप्स है, ऊप्स लैंग्वेज है। ऊप्स लैंग्वेज होता है, ऊप्स का मतलब क्या होता है? ऊप्स मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेट मी राइट इट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो पाइथन जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंडली हम लोग बात कर रहे थे, तो फर्स्ट चीज़ था इजी टू यूज़, जो कि हो गया। दूसरा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कहने का क्या मतलब है? देखिए, ऐसे तो मैं कंपैरिजन करके बता सकता हूँ। तो चलिए एक कंपैरिजन के लिए आपको एक कोड लिखता हूँ। तो चलिए अब हम सेकंड कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। सो बेसिकली ये जो लैंग्वेज है ना पाइथन, ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कहने का क्या मतलब होता है। देखिए, जैसे अगर सपोज़ कि जिसने C++ पढ़ रखा है उसे समझ में आएगा, जिसे नहीं पढ़ रखा है उसे भी समझ में आएगा। देखिए, अगर हमें C++ में दो वेरिएबल्स को स्वैप करना, स्वैपिंग का मतलब होता है कि सपोज़ कि अगर A=3 है, B=2 है, तो स्वैप कर देने के बाद क्या हो जाता है कि A=2 और B=3 हो जाता है। अगर मुझे C++ में स्वैपिंग का प्रोग्राम लिखना होता है तो मैं ये कैसे लिख सकता हूँ? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट लेता हूँ। इंट मीन्स इंटीजर। सो हम लोग को C++ में जब भी कोई भी वेरिएबल बनाना होता है, वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है बेसिकली। जैसे यहाँ पर A एक कंटेनर जो कि 3 वैल्यू को कंटेन कर रहा है, B एक कंटेनर जो कि 2 वैल्यू को कंटेन कर रहा है। सो वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें वैल्यूज़ को हम लोग बार बार बदल सकते हैं। मैं आपको वेरिएबल और इन डेप्थ समझाऊंगा, पहले आप इस चीज़ को समझ लो। तो यहाँ पर मुझे अगर A वेरिएबल बनाना है और मुझे उसमें 3 स्टोर करना है, तो सबसे पहले मुझे डिक्लेरेशन देना पड़ता है, जो कि मैं यहाँ पर इंट दे रहा हूँ कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है और इसमें इंटीजर डालना है मुझे। फिर मैं यहाँ पर =3 कर रहा हूँ, मतलब उसमें मैं इंटीजर डाल रहा हूँ 3। ओके, C++ की बात बता रहा हूँ आपको। B में मैं क्या डालूंगा? मैं 2 डालूंगा, ठीक। और एक मैं लूँगा टेम्पररी वेरिएबल, टेम्प नाम से। ओके, और फिर मैं क्या करूँगा, ये तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं, ठीक। A, B और टेम्प, इस तरह से यहाँ पर कोड लिखते हैं। A में 3 डाल दिया, B में 2 डाल दिया और फिर टेम्प कर दिया। अब मुझे अगर C++ में स्वैपिंग करना होता है तो मैं करता हूँ क्या, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पहले टेम्प में A रख लेता हूँ, ठीक है। टेम्प में मैंने A स्टोर कर लिया, यानी कि टेम्प अभी यहाँ पर क्या कंटेन करेगा? टेम्प 3 कंटेन करेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने A में B डाल दिया, यानी कि A क्या कंटेन कर रहा है? 2। और फिर मैंने B में A डाल दिया, और अब B क्या कंटेन कर रहा है वापस से, जो कि B में A नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, B में मैंने डाल दिया टेम्प। ओके, B में मैंने टेम्प डाल दिया। अभी क्या हुआ, टेम्प में क्या था? 3 था, तो B में क्या आ गया? 3 आ गया। यहाँ पर देखो अब कि A में फाइनली 2 आ गया और B में 3 आ गया। इस तरह से यहाँ पर पाइथन के अंदर स्वैपिंग हुई वैल्यूज़ की, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर पाइथन के अंदर स्वैपिंग हुई वैल्यूज़, C++ के अंदर स्वैपिंग हुई वैल्यूज़ की। और अगर मैं पाइथन में बात करूँ इसी चीज़ को लिखने का, तो मैं पाइथन में इसे कितना ईजिली लिख सकता हूँ। अब इसी चीज़ को देखिए, हम पाइथन में अगर करना चाहेंगे तो ये कितना ईजी होने वाला है। मैं सिंपली कर दूँ A, B = 2, 3। मतलब मुझे एक तो पहले तो ये बताना नहीं पड़ा कि इंटीजर क्या है, वो खुद ब खुद समझ जाता है। इसीलिए पाइथन को हम लोग कहते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, क्योंकि हमें इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता। जैसे यहाँ पर मुझे इंट बताना पड़ा, यहाँ पर मुझे नहीं बताना पड़ता। वो खुद समझ जाता है कि वो वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने इसमें A में डाल दिया 2 और B में डाल दिया 3, तो वो खुद समझ गया कि एक इंटीजर वैल्यू है। अभी हमने कितना सिंपली यहाँ पर दो वेरिएबल्स बना लिए। मुझे अगर स्वैप करना है तो मैं सिंपली इसे ऐसे लिख सकता हूँ,
और ये हो गया स्वैप। मतलब जो 2 लाइन्स ऑफ कोड का ही वर्क था वहाँ पर इसे 4 लाइन्स लगे थे। तो आप देख पा रहे हो कि कितना एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, कितना ईजी टू यूज़ लैंग्वेज है ये। मतलब यहाँ पर हम लोग ये अपनी कोडिंग कंसेप्ट्स को, अपने प्रोग्राम्स को ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं और लोगों को कम लाइन्स ऑफ कोड में ही बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं हम लोग। बेसिकली लोगों को नहीं, इंटरप्रेटर, बेसिकली इंटरप्रेटर भी छोड़ो, हम लोग कंप्यूटर को कम लाइन्स ऑफ कोड में ही समझा सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। तो इसीलिए इसे कहा गया कि एक तो सिंपलर सिंटैक्स है, एक यहाँ पर कम लाइन्स ऑफ कोड में हम लोग चीज़ों को लिख पा रहे हैं। इसीलिए पाइथन की कैपेबिलिटी कोड के पर्पस को एक्सप्रेस करने में बाकी सारे लैंग्वेज से ज़्यादा है। इसी वजह से इसको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी कहा गया। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट को समझने से पहले हमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर के कंसेप्ट को समझना चाहिए कि ये होता क्या है। देखिए, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 2 ही चीज़ें समझती है, या तो ऑन या ऑफ। ऑन का मतलब होता है 1, ऑन को डिनोट करते हैं 1 से, और ऑफ को डिनोट करते हैं 0 से। यानी कि कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 2 ही चीज़ समझती है, 1 या 0, जिसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बहुत से लोग ऑन की जगह पे कहते हैं हाई वोल्टेज को डिटेक्ट करती है सर्किट, या फिर ऑफ की जगह लो वोल्टेज को सर्किट डिटेक्ट करती है। तो यहाँ पर कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 2 ही चीज़ों को समझता है, 0 1, दैट इज़ ऑफ ऑन जो भी हो। अभी यहाँ पर आपको भी ये बात पता है, तो अगर हमें कंप्यूटर को समझाना होगा कि कंप्यूटर तुम बेसिकली अगर हमें कंप्यूटर को समझाना हो कि मैंने 2 लिखा, तो 2 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 1 0। कंप्यूटर को समझाना हो कि मैंने 3 लिखा तो इसका ये होता है। कंप्यूटर को समझाना हो कि मैंने 8 लिखा तो बेसिकली 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। तो इस तरह से बहुत सारे जितने भी A to Z जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, स्मॉल a to स्मॉल z जो भी चीज़ें होती हैं, या फिर आप लोग कह सकते हो कि हमारे जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं वो बेसिकली कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें उन स्पेशल कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी लैंग्वेज में। ओके, बाइनरी लैंग्वेज में, यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में, जो कि काफ़ी बड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अगर मुझे 2 + 3 कंप्यूटर को बोलना है कि कैलकुलेट करके दिखाओ, तो मुझे इसको कितना समझाना होगा? पहले मुझे 2 का लिखना होगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, फिर 3 का लिखना होगा। चलो इन दोनों का ईजी है, मैं लिख भी लूँ। प्लस का भी लिखना पड़ेगा, प्लस का थोड़ा सा बड़ा होता है। उसी तरह से अगर मुझे बड़े बड़े नंबर जैसे 52 + 47 करना हो, या हमें 36 + 48 करना हो, तो हमारे पास काफ़ी लंबा लंबा कोड होगा। और ये तो बस एडिशन है। अगर हमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखना होगा तो हमें 0101 कितना सारा लिखना होगा, और ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या तरीका हो सकता है? यही तरीका हो सकता है कि हम लोग जस्ट सिंपली लिखें ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कोड को। मतलब हम A को A ही लिखे, B को B ही लिखे, C को C ही लिखे, 2 को 2 ही लिखे, 3 को 3 ही लिखे, और जो भी कैरेक्टर्स हैं हम उन सबको बस वैसे ही लिखें। और कंप्यूटर खुद उन चीज़ों को कन्वर्ट कर ले अपने अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। ये जो 0-1 का लैंग्वेज है, इसको कहा जाता है मशीन लैंग्वेज। ओके, इसे मशीन लैंग्वेज कहा गया। या फिर लो लेवल लैंग्वेज होता है, लो लेवल लैंग्वेज, LLL भी कहते थे, लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि बहुत ही लो लेवल होता है। और हम लोग जो लैंग्वेज समझते हैं, यानी कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जो होता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। बेसिकली उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और इसी हाई लेवल लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है पाइथन, जिसमें हम कोड करेंगे। अब ये पाइथन जो है, इसमें हम लोग A को A ही लिखेंगे, हैशटैग को हैशटैग ही लिखेंगे, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को वैसा ही लिखेंगे, नंबर को वैसा ही लिखेंगे, जो भी नंबर्स होंगे इन सारी चीज़ को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। और पाइथन में लिखने के बाद कंप्यूटर के अंदर होगा एक लैंग्वेज प्रोसेसर। जो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करेगा? इन चीज़ों को कन्वर्ट कर देगा मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि आप कह सकते हो लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि मशीन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यानी कि 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और फिर मशीन जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड मतलब समझ जाएगा। फिर जो मशीन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो भी लैंग्वेज प्रोसेसर के थ्रू HLL यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और हम लोगों को आउटपुट शो होगा।
हमारे आउटपुट विंडो में या कंसोल में, जहाँ भी आप समझ सकते हो। इस तरह से बेसिक कंसेप्ट है लैंग्वेज कन्वर्जन का, जो मैंने आपको पहले समझाया। ऐसा नहीं कि पाइथन ही एक लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि जिसमें हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें सी भी आता है, C++ भी आता है, जावा आता है, फॉर्ट्रन आता है, पर्ल आता है, रूबी आता है, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम ज़रा समझते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है। तो ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर हमने देखा ना, समझा ना, ये लैंग्वेज प्रोसेसर ही दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्लासीफाई हो जाता है। एक पार्ट होता है इंटरप्रेटर और दूसरा पार्ट होता है कंपाइलर। चलिए इनको समझते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज इंटरप्रेटर एंड द सेकेंड इज कंपाइलर। चलिए इनको देखते हैं करके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरप्रेटर की। तो ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कि कन्वर्ट करता है किसको, हाई लेवल लैंग्वेज जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, हाई लेवल मीन्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को, प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ये कैसे कन्वर्ट करता है। और ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है या लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर जो है इंटरप्रेटर, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट और कन्वर्ट करते हुए लाइन बाय लाइन। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, आपने कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन। इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये पहले लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ये पहले लाइन 1 को कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, फिर लाइन 2 को करेगा, फिर लाइन 3 को करेगा, फिर लाइन 4 को करेगा। सपोज़ कि लाइन 2 में अगर कुछ एरर मिल जाता मुझे, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को वहीं पर स्टॉप कर देता। और जब आप लाइन 2 को पहले रेक्टिफाई करते, मतलब उसको एडिट करके उसको सुधार देते, उसके बाद फिर से ये लाइन 3 और लाइन 4 पर एक एक करके एग्जीक्यूट करता। तो ये होता है इंटरप्रेटर का कंसेप्ट। बाकी यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, एग्जाम में आप ये लिख करके आ सकते हो। नेक्स्ट कंपाइलर की बात करते हैं। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर बेसिकली ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है ना, कंपाइलर, ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में वन गो में। वन गो मतलब सपोज़ कि हमारे पास डिफरेंट लाइन्स ऑफ कोड्स हैं, ठीक है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5। ये क्या करेगा, ये एक बार में पूरा का पूरा जो है वो कन्वर्ट कर देगा मशीन लेवल लैंग्वेज में या फिर लो लेवल लैंग्वेज में, एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। और जितने भी एरर्स इसे मिले प्रोग्राम के अंदर, वो सबको लाइन नंबर के साथ शो कर देगा। जैसे सपोज़ कि लाइन 2 में कुछ एरर था, लाइन 4 में कुछ एरर था, तो ये लिखेगा लाइन 2 ये एरर था, लाइन 4 ये एरर था। तो इस तरह से ये कंपाइलर हमारा काम करता है। अभी आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको इजी टू यूज़ समझ में आ चुका है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है ये भी समझ में आ चुका है। थर्ड थिंग की जो पाइथन है मेरा, वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि पाइथन के अंदर हमारा इंटरप्रेटर काम करता है। पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर काम करता है। मतलब पाइथन में जो भी आप कोड लिखोगे, सपोज कि आपने समथिंग यहाँ पर ऐसे कोड्स लिखे हैं, ये कोड जो होगा वो लाइन बाय लाइन ये कन्वर्ट होगा एक एक करके। और कहीं अगर एरर मिला तो वहीं पर स्टॉप कर देगा ये एग्जीक्यूशन। जब आप उसको फिर से रेक्टिफाई करोगे तो फिर आगे ये मूव करेगा। तो यहाँ पर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है पाइथन, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स कंप्लीटनेस। पाइथन की कंप्लीटनेस यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये एक कंप्लीट लैंग्वेज है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग पाइथन इंस्टॉल करते हैं ना, तो जो भी हमें रियल वर्क करने के लिए जो भी काम हमें करना होता है, उसके लिए पहले से ही इसमें अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज़ जो हैं वो इंस्टॉल होती हैं। एडिशनल लाइब्रेरीज़ पहले से ही यहाँ पर मौजूद होती हैं। और अगर आपको कुछ ज़रूरत भी पड़ रहा है तो आप ऐसे तो इंस्टॉल कर सकते हो अलग अलग लाइब्रेरीज़ को, बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज़ जो हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल होती है, प्री इंस्टॉल होती हैं। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो उसी के साथ ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ही इंक्लूडेड होकर के इंस्टॉल हो जाती है। जैसे सपोज़ कि अगर आपको GUI डेवलपमेंट करना है, नेटवर्क कनेक्शंस पे काम करना है, वेब पेजेस के साथ काम करना है, डेटाबेस के साथ काम करना है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये पहले से ही पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए पाइथन जो है वो कंप्लीट लैंग्वेज होता है और बाकी सारे लैंग्वेज के कंपैरिजन इसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज आपके पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? देखो, जैसे अब किसी के पास, अभी हम लोग अगर कोड करें तो किसी के पास विंडोज़ होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी के पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो,
किसी के पास मैकिन्टोश हो, किसी के पास लिनक्स या यूनिक्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है, यूनिक्स भी कह सकते हैं, जो भी है, ठीक है, और एटसेट्रा। तो काफ़ी तरह के हमारे पास क्या हो सकते हैं, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं। अब हमें क्या है कि ये पाइथन जो है, ऐसा नहीं है कि पाइथन सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ पे काम करेगा, लिनक्स पे काम करेगा या मैकिन्टोश पे काम करेगा। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कहने का मतलब है कि ये तीनों जगह पर, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इक्वली वर्क करता है, कोई डिफरेंस नहीं आता, ये इक्वली वर्क करता है। ओके, सो दिस इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। देखिए, फ्री कहने का मतलब है कि ये जो पाइथन लैंग्वेज है ये फ्री है, फ्रीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पैसा पे करके आपको ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी प्राइस, ये लैंग्वेज आपको फ्री में मिल जाता है। इसमें कोड करना आपके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। सेकेंडली कि ये ओपन सोर्स कहना चाहता है। अब ओपन सोर्स का एक डिफरेंट मीनिंग है। ओपन सोर्स का मतलब लोग कह देते हैं कई बार कि ओपन सोर्स मतलब क्या होता है कि जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। अरे तो फिर फ्री को अलग क्यों लिखता, ओपन सोर्स को अलग क्यों लिखता, एंड यहाँ पर है। ओपन सोर्स कहने का मतलब है कि आप पाइथन में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। बिल्कुल आपने सही सुना, आप अपनी खुद की लाइब्रेरीज बना सकते हो और पाइथन में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, तो ये ओपन सोर्स कहने का मतलब था, यानी कि आप पाइथन को मॉडिफाई कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप पाइथन में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द लास्ट पॉइंट इज़ वैरायटी ऑफ यूजेस एंड एप्लीकेशंस। पाइथन में हम लोग काफ़ी तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी तरह का काम कर सकते हैं। सबसे पहला आपको बता ही दिया, दैट स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग के लिए पाइथन यूज़ होता है। सेकेंडली आपको पता है वेब एप्लीकेशंस, मतलब कई बार हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में भी इसका काफ़ी यूज़ करते हैं, जहाँ पर कुछ इसके लाइब्रेरीज, फ्लास्क हो गया, इट्सी, जैंगो हो गया, इन सब के यूज़ से हम लोग वेब एप्लीकेशन में भी काम कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास GUI प्रोग्राम्स, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस प्रोग्राम्स। मैं आपको GUI डेवलपमेंट भी सिखाऊंगा पाइथन के हेल्प से। देन गेम डेवलपमेंट आप कर सकते हो। देन आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर, डेटाबेस एप्लीकेशंस, काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारे एडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसएडवांटेजेस। तो पहली चीज़, अब पाइथन क्योंकि बहुत ईजी होता है, तो बहुत इजी होने का मतलब क्या है कि ये मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1 से बहुत दूर है, क्योंकि इंसानों को ईजिली समझ में आ जा रहा है। तो यानी कि इससे जो है इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, मोर डिस्टेंट फ्रॉम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ओके, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इसका मशीन लैंग्वेज से, और हाई लेवल लैंग्वेज में काफ़ी डिफरेंस है। तो क्या होता है कि जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस में और मशीन लेवल लैंग्वेजेस में, उतना ही जितना आपके लिए कोड को समझना ईजी हो जाएगा, इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाएगा, उतना ही गैप बढ़ता चला जाएगा। ये जो गैप है ये बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण से इंटरप्रेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर, आपको इंटरप्रेटर समझ में आ चुका है, उतना ही टाइम लगता है इंटरप्रेटर को इस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। मतलब हाई लेवल में जो आप कोड लिखोगे उसको मशीन लेवल में कन्वर्ट करने में उतना ही टाइम लगता है इंटरप्रेटर को। जितना ही आपके लिए ये जो हाई लेवल लैंग्वेज ईजी होता है ना आपके लिए समझना, उतना ही ज़्यादा टफ होता, मतलब उतना ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। आप मेरी बातों को समझ रहे हो? इसी वजह से ये फास्टेस्ट नहीं होता, इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब C++ की अगर मैं बात करूँ, सपोज़ कि मैं ऐसे समझाता हूँ कि ये मशीन लेवल लैंग्वेज का लेवल है और ये पाइथन का लेवल है, ये C++ का लेवल है। तो ये देखो, ये C++ कितना क्लोज है मशीन लेवल लैंग्वेज के, जबकि पाइथन दूर है। हाँ, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यानी कि ह्यूमन्स के करीब कौन है? पाइथन है। मतलब ह्यूमन्स को पाइथन ईजिली समझ में आ जाएगा, बट C++ थोड़ा सा टफ होता है कोड करना। बट फिर मशीन लैंग्वेज से डिफरेंस है। और ये जो गैप है ना, ये गैप जितना ज़्यादा होता है, ये गैप जितना ज़्यादा होता है ना, टाइम टेकिंग उतना ही ज़्यादा होता है। मतलब कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो, जितना ज़्यादा ये गैप होता है उतना ही ज़्यादा आपके लिए टाइम टेकिंग हो जाता है किसी लैंग्वेज को कंपाइल या इंटरप्रेट करना, ठीक है। तो टाइम फॉर कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस गैप। ओके, इस चीज़ को आप समझ सकते हो। नाउ नेक्स्ट होता है नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग्स। तो ये टाइप बाइंडिंग्स, अब ये क्या होगा? देखिए,
कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर पाइथन के अंदर में कोई अगर इंटीजर वेरिएबल है तो इंट से डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, बूलियन को बूल से डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। अभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं। जैसे इंटीजर है तो ये नहीं बताते कि इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। वो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हम लोग उसको जस्ट वैल्यू डाल रहे हैं वेरिएबल्स में। जैसे आपको दिखाया था कि a इक्वल टू हमने 3 कर दिया था, तो हमने a को यहाँ पर इंटीजर बताया नहीं था, वो खुद समझ गया था कि a एक इंटीजर है या जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पर हो जाता है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है ओके डिक्लेयर करने की वेरिएबल के टाइप को। तो क्या होता है कि कई बार अगर मैंने सपोज़ कि a एक वेरिएबल बनाया, सपोज़ मैंने a एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं चाह रहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ इंटीजर ही स्टोर करके रखूँ, कोई भी इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करके रखूँ। बट जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर होता ऐसा नहीं है। अगर मैंने सपोज़ कि a में अगर पहले मैंने 2 स्टोर किया था और बाद में अगर मैं चाहूँ कि a में मैं कुछ भी स्टोर कर दूँ, लाइक कोई भी एक नाम ले लेते हैं, सपोज़ कि मैं राहुल स्टोर कर देता हूँ, तो ये मेरे लिए ईजी हो जाता है। ये तुरंत ही डेटा टाइप में स्विच कर जाएगा। ये a जब इंटीजर था अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं अपने वेरिएबल्स का यहाँ पर बेसिकली अपने वेरिएबल्स का स्टेटस नहीं रख सकता हूँ एक ही तरह का। मतलब मुझे अगर रखना है कि नहीं ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इंटीजर स्टोर करेगा, अगर मैं इसमें कुछ भी और डालने की कोशिश करूँगा वैल्यू तो ये मुझे एरर शो कर देगा। ये चीज़ करना यहाँ पर ईजी नहीं होता है। ओके तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ओके सो लेट्स मूव। ऐसे ये बात मैं आपको बाद में और समझाऊंगा, अभी आप इसे इतना ही समझो, बाद में मैं इसे और डिटेल में आपको एक जगह पर बताऊंगा जहाँ पर मैं इस बारे में और डिस्कशन करूँगा। अभी आप इतना ही समझो फिलहाल। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड पॉइंट ऑफ डिसएडवांटेज फॉर पाइथन। ओके सो तीसरे पॉइंट पर हम डिस्कशन करते हैं कि तीसरा क्या डिसएडवांटेज है पाइथन का। देखिए आपने जैसा कि देखा कि पाइथन जो लैंग्वेज है इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या है, सिंटैक्स इसका ईजी होता है। आपने भी देखा ये चीज़, इसका सिंटैक्स ईजी होता है, जबकि दूसरे लैंग्वेज का सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ C++ या जावा हो गया या इस तरह के कुछ और भी लैंग्वेजेस हैं जिनका सिंटैक्स जो होता है टफ होता है। अब इसके वजह से क्या हुआ कि इनका जो सिंटैक्स होता है ना, इसका सिंटैक्स का कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता। आपको समझाया था कि हम यहाँ पर स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इन लैंग्वेजेस के केस में क्या होता है कि इनका एक स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड सिंटैक्स होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड सिंटैक्स होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम को कोड करते हैं पाइथन के अंदर और फिर उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इन लैंग्वेजेस में, तो हमारे लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कम सिंटैक्स में ही हमारा काम चल जाता है, जबकि यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें उससे ज़्यादा सिंटैक्स लिखना पड़ता है और छोटी से छोटी माइन्यूट इन्फॉर्मेशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। जबकि यहाँ पर हम लोग उन माइन्यूट इन्फॉर्मेशंस को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो अंदर में खुद पाइथन हैंडल कर रहा है। ठीक है, पाइथन के कुछ फंक्शंस है वो हैंडल कर रहे हैं, या पाइथन ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उन्हें हैंडल कर पा रहे हैं। बट ऐसा इसमें नहीं होता। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने इन द केस ऑफ स्वैपिंग। तो जैसे मुझे पता है आपने वो एग्जांपल देखा होगा, तो उस एग्जांपल में C++ के स्वैपिंग में मैंने क्या बताया था कि जैसे सपोज कि C++ में हमें पाइथन में अगर हमें स्वैपिंग करना होता है तो हम लोग उसे बस सिंपली इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे A में B चला जाएगा और B में जो है वो A चला जाएगा। बट हेयर इन दिस केस जब हम लोग इसी चीज़ को C या C++ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि हम C और C++ में ये चीज़ नहीं लिख सकते। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें एक थर्ड वेरिएबल टेम्प लेना होगा, उस टेम्प में हमें A स्टोर करना होगा, उसके बाद हमें A में B स्टोर करना होगा, फिर B में हमें टेम्प स्टोर करना होगा। तो इस तरह से हम स्वैपिंग कर सकते हैं। तो हल्का सा हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है। जबकि अगर मुझे C++ में सपोज ये मैंने लिखा, अगर मैं इसे जावा में भी लिखूं तो मुझे सेम ही तरीके से लिखना होता है, इन्हीं 3 स्टेप्स को लिखना होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद। तो यहाँ पर देखो, आप C++ से जावा में कन्वर्ट करना किसी कोड को ईजी है, जबकि आप पाइथन टू जावा या पाइथन टू C++ में जा रहे हो तो आप देखो वन लाइन ऑफ कोड कितने लाइंस में आपको लिखना पड़ रहा है। तो यही डिफरेंस होता है किसी पाइथन में और किसी दूसरे लैंग्वेज में। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर पाइथन जो है वो नॉट ईजिली कन्वर्टेबल है, यानी कि किसी दूसरे लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट ईजिली नहीं किया जा सकता है। मोबाइल एंड गेम डेवलपमेंट, ये मोबाइल और गेम डेवलपमेंट के लिए ईजी नहीं होता।
मतलब यूज़ नहीं होता ज़्यादातर। क्यों? हाँ, इसमें मोबाइल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे कीवी लाइब्रेरी है ऐप डेवलपमेंट के लिए। गेम डेवलपमेंट के लिए हमारे पास पाई गेम है, ये हमारे पास है अवेलेबल, बट हम लोग इनका यूज़ नहीं करते बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया ना कि फास्टेस्ट नहीं है। अब मैं गेम खेल रहा हूँ, सपोज़ कि मैं एक गेम खेल रहा हूँ और उस गेम में मुझे सपोज़ कि मुझे अप मूव करना है या डाउन मूव करना है या कोई भी मुझे फायर करना है, तो मैं क्या चाहूँगा कि मैं जैसे इस बटन को प्रेस करूँ या फिर जो भी उसके लिए की हो, उस की को प्रेस करते ही मैं चाहूँगा कि उसका रिज़ल्ट मुझे शो हो। बट क्योंकि ये फास्टेस्ट लैंग्वेज है नहीं, तो मैं की प्रेस करूँगा और फिर इसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा। और इस वजह से ये गेम डेवलपमेंट मतलब ये गेम्स को बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही स्लो कर देगा, बहुत ही धीमा कर देगा गेम प्ले को, जो कि एक गेम के लिए अच्छा नहीं है, जाहिर सी बात है। ऐप्स में भी आप देखोगे तो अगर आप कोई ऐप बनाओ और अगर आपको उस ऐप को ओपन करना है, अब वो ऐप 10 सेकंड तक ओपन ही होता रहे, तो आप इस लैंग्वेज को इस वजह से यूज़ नहीं कर पाओगे, मतलब नहीं करना चाहते हो गेम या मोबाइल डेवलपमेंट के लिए। इन फ्यूचर अभी जैसे एक लैंग्वेज की बात हो रही है हाल में, मोजो, वो कहीं ना कहीं पाइथन के सिंटेक्स को यूज़ करता है और माना जा रहा है कि ये बहुत फास्ट होगा। तो वो तो फ्यूचर की बात है, अभी हम लोग पाइथन पर फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ यू कैन इंस्टॉल पाइथन इन योर ओन कंप्यूटर सिस्टम। ओके, सो अभी हम आ चुके हैं अपने गूगल पे और गूगल में हम टाइप करेंगे पाइथन को इंस्टॉल करना बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पर python.org में भी जा सकता हूँ, जो भी हो आप पाइथन टाइप करोगे आपके लिए इजी होगा, पाइथन जाओ। अब यहाँ पर जो फर्स्ट है www.python.org, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करो, वेलकम टू पाइथन। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर पहुँच जा रहे हो, ओके, इस पेज पर, होम पेज ऑफ पाइथन जो भी है python.org पे। यहाँ से हम लोग पाइथन को डाउनलोड करेंगे, ओके। सो सबसे पहले अगर हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे और ये खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपको कितने बिट की पाइथन की ज़रूरत है और यहाँ से ये डाउनलोड कर देगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे, रन करेंगे, ओके। यहाँ पे ऐड python.exe टू पाथ करेंगे और इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। देखिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छा, ओके। उसके बाद आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, आप कर देंगे येस। अब आप इसे इंस्टॉल होने दें। देखिए मैं इतनी जल्दी आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप इसे फिर से पीछे जा कर के समझ सकते हैं अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, बिकॉज मुझे पाइथन स्टार्ट करना है और पाइथन स्टार्ट करने में हमें टाइम लग रहा है इतना। मैं चाह रहा हूँ कि इसे जल्दी स्टार्ट करूँ और जल्दी आपको प्रोजेक्ट्स पर लेकर के चलूँ और ये चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं आपको इंस्टॉलेशन में ही टाइम पास करवाते रहूँ और धीरे लेकर के चलूँ, ओके। सो इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ, आप पीछे जा कर के समझ सकते हैं चीज़ों को, ओके। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पाइथन हमारा इंस्टॉल हो रहा है। जब तक पाइथन इंस्टॉल हो रहा है हम लोग थोड़ा सा पाइचाम को इंस्टॉल कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पर पाइचाम में काम करने वाले हैं, ओके। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा पाइचाम डाउनलोड, ओके। ऐसे भी आप पाइचाम भी लिखते तो आ जाए और जेट ब्रेंच की जो साइट है यहाँ पर आप चल जाओ। अब देखो आईडी, यहाँ पर पाइथन के लिए आईडी जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो करने वाले हैं पाइचाम, ओके। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये इसका पेज खुल गया। अभी यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर बेसिकली इसका प्रोफेशनल वर्जन लेना नहीं है, हमें यहाँ पर इसका कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है। प्रोफेशनल वर्जन क्यों नहीं डाउनलोड करना, बिकॉज वो पेड वर्जन है और ये सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ के लिए ही फ्री रहने वाला है। सो हम लोग यहाँ पर अदर वर्जन पे क्लिक करेंगे, ओके। फिर हमारे पास जो पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है 2023.1, इसमें हम लोग अपना, अगर आपके पास लिनक्स है, आप मैक यूज़ कर रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना इंस्टॉल कर सकते हो। मैं क्योंकि विंडोज़ के लिए बता रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे पाइथन में कम्युनिटी एडिशन, ये ध्यान रखें कि आप ये कम्युनिटी एडिशन वाला करेंगे। यहाँ पर आप जा कर के सिंपली विंडोज़ EXE पे आप क्लिक कर दें और आपका पाइचाम भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तब तक कि हमारा जो पाइथन है कितना इंस्टॉल, ओके। तो पाइथन हमारा हो चुका है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है पाइथन का इंस्टॉलेशन, ये आप देख सकते हो, ओके। सो मैं अब इसे क्लोज़ करूँ। अगर आपको चेक करना है कि आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर CMD में जा सकते हो और CMD में जाने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, आप कर सकते हो टाइप पाइथन और ये देखो आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, पाइथन 3.11.4। आप जिस वर्जन को इंस्टॉल करना चाहो आप कर सकते हो वेबसाइट से, ओके। तो चलिए हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर हम चाहें ना तो इस CMD में ही पाइथन को
कोड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे सपोज़ मैं एक छोटा सा पाइथन का कोड लिख रहा हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। मैं लिखूँ 2+3 तो यहाँ पर ये 5 प्रिंट हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर पाइथन में कोड कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ पाइथन के अंदर। वेट, पाइथन हमारा कहाँ है? इंस्टॉल हो रहा था। ओके, सो आई गेस पाइथन भी इंस्टॉल हो चुका है और python.exe यहाँ पर आ चुका है। इस पर आप क्लिक करें, फिर आप यहाँ से रन करें। ये ओपन हो रहा है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ओके, यहाँ से आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक सेंस योर डिवाइस, आप इसको सिंपली येस कर दें। आफ्टर दैट नेक्स्ट, अभी ये जहाँ भी आपका पाइथन फाइल पाइथन जो है वो इंस्टॉल होगा, वहाँ पर आपको डेस्टिनेशन फोल्डर पूछ रहा है बेसिकली। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग ब्राउज़ करके यहाँ से सेट कर सो आप इसे यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। देन आपसे पूछेगा ये जो 4 ब्लॉक्स दिए हैं, आप इन चारों को मार्क कर दो। अभी आपको ये समझना है। आपको पहला पूछ रहा है कि डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो या नहीं, तो आप बिल्कुल कर लो, डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट कर लो। इस तरह जो भी चीज़ें हैं आपको करना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है, ताकि आपको मैनुअली ना करना पड़े, आपको प्रॉब्लम ना हो। देन आप इसे इंस्टॉल कर लो और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। अब इसके इंस्टॉल होने का आप वेट करो। तब तक मैं आपको कुछ और भी चीज़ें भी दिखाता हूँ। जैसे ऐसा नहीं कि मैं इस पाइथन में ही कोड कर सकता हूँ। पाइथन क्या है? पाइथन एक IDE है। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जो आपके डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, मतलब डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा हो। उसमें पहले से बहुत सारी चीज़ों को, उस इन्वायरमेंट को ऐसे बनाया ही गया है ताकि आप लोग उसमें डेवलपमेंट कर सको, उसमें अपनी कोडिंग कर सको, प्रोग्राम्स बना सको। ओके, तो ये इन्वायरमेंट हमारे लिए इसलिए ईजी हो जाता है यूज़ करना, क्योंकि इसमें फाइल्स, फोल्डर्स, सारी चीज़ें एक ही जगह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही आपको मतलब बहुत से लोग से इस तरीके मतलब IDE का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसके जगह पर पाइथन की IDLE का यूज़ करते हैं। पाइथन का भी एक IDE है जो कि पाइथन जैसे आपने इंस्टॉल किया था उसी के साथ आपके पास आ गया था। तो मैं उसमें भी कोड करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज़ यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइथन। ओके, पाइथन, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पाइथन का IDLE, ये इस पर आप क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखो आपके पास एक पाइथन का यहाँ पर IDLE शेल खुल चुका है, पाइथन का शेल। अगर मैं यहाँ पर कोड कुछ भी टाइप करूँ, जैसे 2+3 कर दूँ और फिर मैं एंटर कर दूँ, तो यहाँ पर 5 प्रिंट हो जा रहा है। इस तरह से मैं कुछ भी कोड करूँ और एक लाइन कोड लिखूँगा और फिर वो क्या कर देगा, आउटपुट शो कर देगा। इस तरह के कोडिंग को हम लोग कहते हैं कोड करना पाइथन को इंटरैक्टिव मोड में। अगर हमें फाइल बना करके कोड करना है, मतलब स्क्रिप्ट मोड, देखिए बेसिकली हमारे पास पाइथन में, वेट, मैं यहाँ से फाइल ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि हम इस तरह से भी कैसे कोड कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास पाइथन में 2 तरीके के कोडिंग टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, पाइथन में बेसिकली 2 तरह के कोडिंग टेक्निक्स होते हैं। फर्स्ट होता है वो होता है आपका इंटरैक्टिव मोड, और दूसरा जो होता है वो होता है स्क्रिप्ट मोड। ओके, जो इंटरैक्टिव मोड होता है इसमें हम लोग पाइथन शेल में टाइप करते हैं, और पाइथन शेल में टाइप करते हैं जैसे एक लाइन आपने टाइप किया, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये है हमारा इंटरैक्टिव मोड के लिए विंडो, पाइथन शेल। देखो ये IDLE शेल है। यहाँ पर मैं एक लाइन ऑफ कोड टाइप करूँगा, जैसे मैं करूँगा प्रिंट। मैं सपोज यहाँ पर प्रिंट में टाइप कर रहा हूँ हर्ष। ओके, और ये जैसे मैंने किया, एक लाइन ऑफ कोड को मैंने लिखा, उसने इसको एग्जीक्यूट किया। ये बार बार इसी तरह से करेगा। दूसरा तरीका होता है कि हम लोग इसे स्क्रिप्ट मोड में कोड लिखें। स्क्रिप्ट मोड में कोड करने का मतलब होता है कि पूरा का पूरा एक प्रोग्राम लिखें जिसको एक बार में हम एग्जीक्यूट करा दें। ठीक है, मैं आपको स्क्रिप्ट मोड ही समझाऊंगा बेसिकली। जैसे एक स्क्रिप्ट मोड का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ। ओके, आपको अगर समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, आपको मैं समझाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं 2 इंटीजर्स को इनपुट ले रहा हूँ। आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट वेट।
एंटर द फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर मैं एक बी ले रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए यहाँ पर इसमें काम करना हमें। ओके, सो एंटर द सेकंड नंबर। ओके, और फिर मैं क्या करूँगा, मैंने दो इंटीजर्स इनपुट लिए ए और बी, और मैं इनके रिजल्ट को शो कर दूँगा। ओके, सो मैं कह रहा हूँ कि द सम ऑफ द गिवन नंबर्स इज, और फिर मैं यहाँ पे कॉमा डाल करके ए प्लस बी। ओके, मैं इसे करूँगा सेव। सपोज़ कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है और मैंने इसको सेव कर दिया। कहीं भी मैं सेव कर सकता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। और जैसे मैंने इसको सेव किया, फिर मैं यहाँ पे अपना शेल खोलूँ, शेल को क्लोज़ कर रहा हूँ, मैं इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ। ओके, सो मैं यहाँ से अब रन करता हूँ इसको। ठीक है, F5 से भी आप रन कर सकते हो या यहाँ से रन कर सकते हो। पहला नंबर 25, दूसरा नंबर हमने डाला 45, दोनों का सम यहाँ पर हमें मिल गया। तो ये जो तरीका होता है ना यहाँ पे कि हम लोग एक कोड करते हैं पूरा का पूरा, और वो जो है पूरा का पूरा कोड एक बार में इस तरह से एग्जीक्यूट होकर के हमें मिलता है पाइथन के शेल में। तो उसी चीज़ को कहते हैं हम लोग स्क्रिप्ट मोड में कोडिंग करना। ठीक है, आपको दोनों समझ में आ गया। और हमारे यहाँ पर पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये पाइथन इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। दो चीज़ें हैं, कभी भी आप पाइथन इंस्टॉल करो या कोई भी चीज़ इंस्टॉल करो इंटरनेट से, तो आपको रिबूट कर लेना चाहिए अपने डिवाइस को। तो मैं अभी रिबूट करके नहीं दिखा सकता, अदरवाइज़ मैं रिबूट नाउ करता। आप चाहो तो कर सकते हो रिबूट नाउ, अदरवाइज़ आप मैनुअली रिबूट कर लेना बाद में से। अभी हम चलते हैं, फिनिश करते हैं इसको। ओके, तो हमारा इस तरह से पाइचाम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ओके, सो अभी मैं इस विंडो से निकल रहा हूँ। अब मैं यहाँ से अपने पाइचाम को ओपन कर लूँगा। ओके, सो ये पाइचाम का ये पाइचाम का हमारे पास कम्युनिटी एडिशन है। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, जो कि हमारे डेस्कटॉप पे आ चुका है शॉर्टकट। सो यहाँ से आप इसे ओपन कर लें। बिकॉज मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर रखा है, सो दैट्स वाई ये ऐसा पूछ रहा था कि स्क्रीन रिकॉर्डर क्या आप इनेबल करना चाहते हैं। मैंने कह दिया इनेबल कर दो इसे, अदरवाइज़ यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो आपसे ये नहीं पूछा। सो अब हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, और हमारा पाइचाम जो है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट आपको दिख रहा होगा, आपको इस न्यू प्रोजेक्ट के प्लस बटन पे क्लिक करना है। ओके, चलिए, तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक हो गया। सबसे पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है, सबसे पहला जो हमें देखने मिल रहा है यहाँ पर लोकेशन। हमें जो है हमसे लोकेशन पूछा जा रहा है कि जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं नया, आप उसे किस लोकेशन में रखना चाहते हैं। तो हमने सी ड्राइव ही सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपको कुछ भी और सेलेक्ट करना हो तो आप यहाँ से ब्राउज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी प्रोजेक्ट का नाम रखना है, सपोज़ आपको पाइथन प्रोजेक्ट रखना है या कुछ भी रखना है, तो आप यहाँ पर उसे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सपोज़ सैम्पल प्रोजेक्ट का लिख देता हूँ, सैम्पल प्रोजेक्ट मैंने नाम यहाँ पर लिख दिया। अभी ये बस इतने में ही आपको, इतने में ही मतलब इस स्लैश के बाद ही आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमने ये कर लिया। अब हम यहाँ से देखेंगे, हमें दो ऑप्शंस देखने मिल रही है। एक है न्यू इन्वायरमेंट यूजिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अभी मैंने आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं समझाया। मैं आपको जब समझाऊंगा तो मैं ये आपको बताऊंगा। अभी हम चलते हैं प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड इंटरप्रेटर पे और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारे सिस्टम में जो हमने इंटरप्रेटर इंस्टॉल किया था, जो कि पाइथन था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पाइथन इंस्टॉल करवाया था सिस्टम में, तो उसी का हम लोग यूज़ करने वाले। तो यहाँ पर नो इंटरप्रेटर दिख रहा होगा आपको सबसे पहले इंटरप्रेटर को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर से आपको दिखा हुआ लिंक दिख रहा होगा, एक बेसिकली यहाँ पर आपको अब ऐड इंटरप्रेटर दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें। फिर आपसे एक और आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, दैट इज़ ऐड लोकल इंटरप्रेटर, आप इस पर क्लिक करें। ओके, नाउ आपको क्या करना है कि इन सब में से, इन पांचों में से सिस्टम इंटरप्रेटर को सिलेक्ट करना है। ओके, सिस्टम इंटरप्रेटर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कर देना है ओके। और हमारा ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटरप्रेटर आ चुका है पाइथन 3.11, जो भी आपने वर्जन इंस्टॉल किया था वो आपको दिखेगा। और अब हमें जो क्रिएट बटन आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे यहाँ पर कॉर्नर में, उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो है वो क्रिएट हो चुका है पाइथन का प्रोजेक्ट।
ये हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है और यहाँ पर सैम्पल प्रोजेक्ट के नाम से आपका प्रोजेक्ट नेम है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। सैम्पल प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर शो हो रहा है। हम आते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा main.py। आपको ये एक सैम्पल पाइथन स्क्रिप्ट लिखा गया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बस सिंपल सी चीज़। अभी आपको ये मे भी समझ में ना आए क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी बाद में। अभी हमें क्या करना है, हमें अगर न्यू फाइल ओपन करना है तो सिंपल से तरीके हैं। आप यहाँ पे main.py जो दिख रहा होगा, ये सैम्पल प्रोजेक्ट जो दिख रहा है, आप सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करें, अपने माउस से राइट क्लिक करें, न्यू पर जाएं। न्यू में आपको पाइथन फाइल शो हो रहा होगा, आप न्यू में जा करके पाइथन फाइल को सेलेक्ट करें और आपका न्यू पाइथन फाइल बन जाएगा। अब यहाँ पर पाइथन फाइल का नाम आप क्या रखना चाहते हैं। सपोज़ मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, आपका फर्स्ट प्रोग्राम। सो मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा और एंटर कर दिया और हमारा न्यू पाइथन फाइल बन चुका है hello world.py। कभी भी आपसे पाइथन का एक्सटेंशन पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि पाइथन का एक्सटेंशन .py होता है। अभी यहाँ पर हमें हमारा न्यू फाइल बन चुका है इस सैम्पल प्रोजेक्ट डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आपको दो फाइल्स दिख रहे होंगे, एक main.py है, आप इसे भी ओपन कर सकते हो यहाँ से, और आप यहाँ पे hello world.py भी ओपन कर सकते हो। आप यहाँ से स्विच कर सकते हो दोनों के बीच में, ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाता हूँ। सो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है प्रिंट। मैं पहला प्रोग्राम लिख रहा हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये प्रोग्राम मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, एक छोटा सा प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। और इस प्रिंट स्टेटमेंट को लिखने के बाद मैं अगर इसे रन करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से राइट क्लिक करना होगा, ठीक है। राइट क्लिक करके मैं रन हेलो वर्ल्ड पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ये क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर किस तरह से एक ही फोल्डर भी यहीं है, सारे फाइल्स भी आपको यहीं मिल जाएंगे जिनमें आप स्विच कर पाओगे यहीं से। आउटपुट भी आपको यहाँ देखने मिल रहा है और आपको इनपुट यहाँ पर आप दे सकते हो। तो कितना इजी हो गया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि IDE यूज़ करने की वजह से आपका पाइथन में प्रोग्राम करना। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी IDEs है, लेकिन स्टार्टिंग में पाइजाम से कर रहा हूँ। इसके बाद हम VS कोड पर शिफ्ट करेंगे और फिर हम बाकी अपने डेटा साइंस के लिए, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जर्नी में जब आगे बढ़ेंगे तो हमें जुपिटर नोटबुक का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो आप इस प्रोग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, प्रिंट एक ऐसा इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर जिसका काम होता है प्रिंटिंग का। ये आउटपुट को कंसोल में बस प्रिंट कर देता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर हमें पाइथन के अंदर कमेंट लिखना होता है, कमेंट क्या होता है, कमेंट एक ऐसा लाइन होता है, कोड कमेंट एक ऐसा लाइन होता है जो कि इंटरप्रेटर जिसको कन्वर्ट नहीं करता, इंटरप्रेटर जिसको कंसीडर नहीं करता कि वो कोड का पार्ट है, ठीक है। तो वो आपका जो होगा वो इंटरप्रेट नहीं होगा वो लाइन, जो भी आप कमेंट लिखोगे। और कमेंट लिखने का तरीका क्या होता है कि हम हैशटैग से स्टार्ट करें। तो ये मैंने यहाँ पर हैशटैग दे दिया और हैशटैग देने के बाद हम यहाँ पर सिंपली जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका प्रोग्राम में। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट जो है, प्रिंट फंक्शन एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसका क्या काम है, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट फंक्शन हमारा प्रिंट करता है इन द कंसोल, ये प्रिंट करता है चीज़ों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम आगे बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे और अपने पाइथन जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू।